आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 148, जिसमें है सी ए जी, जिसमें है सी ए जी। और आप जानते हैं सी ए जी कहलाता है, लिख लीजिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या नियंत्रक महालेखा परीक्षक। लिखिए सबसे पहला पॉइंट, लिखिए ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर, ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर, ही इज द हाईएस्ट ऑफिसर टू ऑडिट incomes and expenses of the government of India. He is the highest officer to audit incomes and expenses of the government of India. हिंदी में लिखेंगे, भारत सरकार की आय, भारत सरकार की आय एवं व्यय का निरीक्षण करने के लिए, भारत सरकार की आय एवं व्यय का निरीक्षण करने के लिए ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है। लिखेंगे ही सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, यह अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करता है, यह अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करता है। नेक्स्ट लिखिए ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लिखेंगे ही सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन, ही सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपता है, यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपता है। यदि आपसे पूछें कार्यकाल कितना होता है, लिखेंगे लिखेंगे हिज टर्म ऑफ सर्विस या इसकी सेवा का कार्यकाल, द टर्म ऑफ सर्विस या सेवा का कार्यकाल होता है, लिखेंगे 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, या 6 वर्ष से पहले ही यदि ये 65 वर्ष का हो जाए तो उसी पर इसे सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। सीएजी की नियुक्ति की एज लिमिट, भाई देखो मैंने कहा ना मैक्सिमम 65 वर्ष है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 65 वर्ष से कम ही आयु होनी चाहिए, ज्यादा होगी तो डेफिनेटली अपॉइंट नहीं किया जाएगा सीएजी। हाँ, मिनिमम एज लिमिट नहीं है, मैक्सिमम है कि वो 65 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। नेक्स्ट, चलिए हेडिंग डालिए। नेक्स्ट, पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 6, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट स्टेट या राज्य के बारे में। नेक्स्ट, पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 6, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट स्टेट या राज्य के बारे में। और आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक ही हमें पढ़ना है संविधान का भाग 6, पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो सारे के सारे प्रोविजंस या प्रावधान हमने भाग 5 में पढ़े या पार्ट 5 में पढ़े, अब सारे के सारे वही प्रोविजंस, सारे के सारे वही प्रावधान आपको कहां पर पढ़ने हैं, भाग 6 में पढ़ने हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो प्रावधान हमने भाग 5 में पढ़े थे वो एप्लीकेबल थे किसके लिए, केंद्र के लिए, संघ के लिए। लेकिन अब यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में, राज्य के बारे में या स्टेट के बारे में।
तो जिस तरीके से जो जो प्रोविजंस जो जो प्रावधान हमने पढ़े भाग 5 में, अब वही प्रोविजंस आप पढ़ेंगे भाग 6 में। कहने का मतलब याद कीजिए, भाग 5 में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन या संघ की कार्यपालिका। तो भाई हम यहां पर पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। उसके बाद हमने वहां पर पढ़ा संघ की विधायिका या लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन। तो यहां पर हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राज्य की विधायिका, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट या राज्य की विधायिका। और फिर हम कवर करेंगे जुडिशरी ऑफ स्टेट या राज्य की न्यायपालिका, जुडिशरी ऑफ स्टेट या राज्य की न्यायपालिका। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, उसके बाद लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, उसके बाद जुडिशरी ऑफ स्टेट। अब याद कीजिए, हमने पढ़ा कि संघ की कार्यपालिका मिलकर बनती है किससे? राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, संघ के मंत्रिपरिषद से और अटॉर्नी जनरल से। तो बिल्कुल उसी तरीके से स्टेट एग्जीक्यूटिव या राज्य की कार्यपालिका मिलकर बनेगी किससे? भाई वहां पर राष्ट्रपति होता है और राज्य में गवर्नर होता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा राज्यपाल। सबसे पहले गवर्नर या राज्यपाल। इसके बाद जिस तरीके से संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां या संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है, तो यदि हम बात करें स्टेट की, तो आप जानते हैं कि राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? गवर्नर होता है या राज्यपाल होता है। उसके बाद इसी में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर के बारे में। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या राज्य का मंत्रिपरिषद। वहां पर अटॉर्नी जनरल था, तो राज्य में होता है एडवोकेट जनरल, जो कहलाता है राज्य का महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या राज्य का महाधिवक्ता। यह है एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, यह है राज्य की कार्यपालिका। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की विधायिका। जिस तरीके से संघ की विधायिका चलती है पार्लियामेंट से या संसद से, उसी तरीके से राज्य की विधायिका चलती है उस राज्य के विधानमंडल से, या आप लिख सकते हैं लेजिस्लेटिव डिवीजन, राज्य का विधानमंडल। लेजिस्लेटिव डिवीजन या राज्य का विधानमंडल। लेजिस्लेटिव डिवीजन या राज्य का विधानमंडल। और ध्यान रखेंगे, राज्य का विधानमंडल मिलकर बना है किस किस से? सबसे पहले गवर्नर, राज्यपाल। भाई जिस तरीके से पार्लियामेंट राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है, बिल्कुल वैसे ही राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विधानसभा। जिस तरीके से संघ में निम्न सदन लोअर हाउस लोकसभा होती है, बिल्कुल वैसे ही राज्य में लोअर हाउस या निम्न सदन कहलाती है विधानसभा। और ध्यान रखेंगे, देश के 6 राज्यों में विधानमंडल बाई कैमरल है, यानी कि द्विसदनीय है, जहां पर 2 सदन होते हैं, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद कहा जाता है। लेकिन जो विधान परिषद है वो केवल और केवल 6 राज्यों में है, केवल 6 स्टेट्स में है। स्टेट्स के नाम बता दो। अच्छा भाई, ये लिख लीजिए भाई स्टेट के नाम। देखो, हर राज्य का एक विधानमंडल होता है, हर राज्य का एक लेजिस्लेचर होता है। हर राज्य का जो लेजिस्लेचर है वो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना होता है, यानी कि गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली से मिलकर बना होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसे 6 राज्य हैं जिसका लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, यानी कि द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब है कि वहां पर एक नहीं बल्कि 2 हाउसेज हैं, बल्कि 2 सदन है। और उस दूसरे सदन को क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद, जो भारत के 6 राज्यों में है। कौन कौन से? सबसे पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र,
चौथा कर्नाटका, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा तेलंगाना। पहले जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था, लेकिन आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद वहां से विधान परिषद को भी विघटित कर दिया गया है। लिख लीजिए 6 राज्यों के नाम। तो ये हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर में या विधायिका में। यूपी में कितनी सीटें हैं लिख लेंगे, अभी टेंशन ना लीजिए, अभी तो मैं सिर्फ आपको लेआउट दे रहा हूं कि आपको ये पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द जुडिशरी, जुडिशरी ऑफ स्टेट। तो आप जानते हैं कि जब हमने संघ की न्यायपालिका पढ़ी थी, जब हमने जुडिशरी ऑफ यूनियन पढ़ा था, तो जुडिशरी ऑफ यूनियन कहां से चलता है? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जुडिशरी ऑफ स्टेट कहां से चलता है? यहां पर हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में या उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं जिला न्यायालय। नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए शुरुआत करते हैं संविधान का भाग 6 पढ़ने की, और जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अबाउट एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट या राज्य की कार्यपालिका। और राज्य की कार्यपालिका में सबसे ही पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में? गवर्नर के बारे में या राज्यपाल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ही हम बात करेंगे गवर्नर या राज्यपाल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में, और आर्टिकल 153 से लेके 161 तक हम बात करते हैं किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में या गवर्नर के बारे में। लेकिन राज्यपाल के बारे में पढ़ना शुरू करने से पहले या गवर्नर के बारे में पढ़ना शुरू करने से पहले अब सबसे पहले हमें जानना होगा आर्टिकल 152 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 152 ये कहता है, या आर्टिकल 152 में ये प्रावधान किया गया था कि जो राज्य के प्रावधान है या जो स्टेट प्रोविजंस है, ये सभी राज्यों के लिए एप्लीकेबल होंगे, ये सभी राज्यों के लिए लागू होंगे, बट जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। इस भाग में जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य में विशेष प्रावधान लागू थे। इसीलिए प्रोविजन किया गया था कि ये जो प्रोविजंस आप भाग 6 में पढ़ेंगे ये सारे राज्यों के लिए एप्लीकेबल होंगे, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अब आप जानते हैं कि अब स्थिति अलग है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं है, अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज में वो टूट चुका है, वो बढ़ चुका है। तो इसलिए अब आर्टिकल 152 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गई है। हम शुरुआत करेंगे पढ़ना कहां से? गवर्नर से, आर्टिकल 153 से। तो लिख लीजिए सबसे पहले आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 153, जो कहता है, लिखिए, आर्टिकल 153 में है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट कितने आर्टिकल तक होगा? ओके, ये लिखना चाहते हैं आप तो लिख लीजिए। एग्जीक्यूटिव होता है आर्टिकल 152 से लेकर 167 तक, 152 से लेकर 167 तक होता है एग्जीक्यूटिव। प्रैक्टिस शीट दिलवाओ। अच्छा जी, कहां से दिलवाएं भाई? प्रैक्टिस शीट कहां बट रही है जो आपको भी चाहिए? आर्टिकल 153 जो कहता है, लिखेंगे देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे देयर कैन बी, देयर कैन बी अ कॉमन गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट्स। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। देयर कैन बी अ कॉमन गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट्स। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट अगला लिखिए,
आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154। अगला लिखिए आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 जो कहता है, लिखिए, ऑल द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, ऑल द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट वेस्ट्स इन द गवर्नर। राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित थी, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, और जिनका इस्तेमाल राज्यपाल खुद या अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे संघ में राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का इस्तेमाल खुद या अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, तो वही चीज सेम टू सेम जो हमने राष्ट्रपति के लिए लिखी थी, वही सेम टू सेम आपको राज्यपाल के लिए लिखनी है। एक मिनट रुकेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं। जी, तो आर्टिकल 154 में हमने कहा कि ऑल द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट वेस्ट इन द गवर्नर, या राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। अगला लिखिए आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155। आर्टिकल 155 या अनुच्छेद 155, इसमें है, लिखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति। लिखिए, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विद एन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट, आर्टिकल 156 जिसमें है टर्म ऑफ द गवर्नर या राज्यपाल का कार्यकाल। टर्म ऑफ द गवर्नर या राज्यपाल का कार्यकाल। लिखेंगे, ही इज अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। ही इज अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। लेकिन एज पर आर्टिकल 156(1) लिखेंगे, लेकिन अनुच्छेद 156(1) के तहत लिखेंगे, बट एज पर आर्टिकल 156(1) लिखेंगे, द गवर्नर विल होल्ड हिज पोस्ट। द गवर्नर विल होल्ड हिज पोस्ट टिल द नेक्स्ट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन अनुच्छेद 156(1) के तहत जब तक राष्ट्रपति द्वारा अगले राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तब तक यह अपना पद धारण करेगा। लेकिन जब तक राष्ट्रपति अगले राज्यपाल को नियुक्त नहीं कर देता, तब तक यह अपना पद धारण करेगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 156 का 2 लिखिए, अनुच्छेद 156 का 2। आर्टिकल 156 का 2 अनुच्छेद 156 का 2 जिसमें है, लिखिए, इन एब्सेंस ऑफ द गवर्नर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इन एब्सेंस ऑफ द गवर्नर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल परफॉर्म हिज ड्यूटीज। लिखेंगे, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका कार्यभार संभालेगा। इन एब्सेंस ऑफ द गवर्नर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल परफॉर्म हिज ड्यूटीज। नेक्स्ट, आर्टिकल 156 का 3 अनुच्छेद 156 का 3।
लिखेंगे ही कैन होल्ड हिज पोस्ट, ही कैन होल्ड हिज पोस्ट फॉर मोर देन 5 years, ही कैन होल्ड हिज पोस्ट फॉर मोर देन 5 years इफ द नेक्स्ट गवर्नर इज नॉट अपॉइंटेड। यह अपना पद 5 वर्ष के बाद भी धारण कर सकता है यदि अगले राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 157, क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं, एलिजिबिलिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। एलिजिबिलिटीज या योग्यताएं, लिखिए सबसे पहला ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 156 एक और 156 3 में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। आर्टिकल 156 एक ही कहता है कि जो राज्यपाल है वो केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करेगा, मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा, और जब तक राष्ट्रपति अगले राज्यपाल की नियुक्ति नहीं कर देते हैं तब तक वो अपने पद को धारण करेगा। लेकिन यहां पर यह बात कही गई है कि राष्ट्रपति जब चाहे तो कार्यकाल खत्म होने से पहले भी राज्यपाल को हटाकर किसी और की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन 56 3 ये कहता है कि यदि 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया है तो उसके बाद भी राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति अगले को अपॉइंट नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि 56 के 1 के तहत 5 साल से पहले भी गवर्नर को उसके पद से हटाया जा सकता है, और 56 के 3 के तहत वो 5 साल के बाद भी अपने पद को धारण कर सकता है अगले की नियुक्ति तक या अगले की नियुक्ति होने से पहले तक। दिस इज द डिफरेंस। एलिजिबिलिटीज में सबसे पहले लिखेंगे ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा लिखेंगे हिज एज शुड बी मिनिमम 35 years, वह न्यूनतम या उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। हिज एज शुड बी मिनिमम 35 years। नेक्स्ट लिखेंगे ही शुड नॉट होल्ड अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये तीनों एलिजिबिलिटीज हमने वही लिखी हैं जो राष्ट्रपति के लिए भी थी, लेकिन फर्क क्या है? याद कीजिए, राष्ट्रपति में हमने लिखा था ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। यहां पर लिख लीजिए ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ही शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। पोस्ट ऑफ प्रॉफिट क्या हो सकता है? कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन आने वाला पद लाभ का पद कहलाता है। कहने का मतलब कोई भी सरकारी पद, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, उसे हम पोस्ट ऑफ प्रॉफिट कहेंगे, उसे हम लाभ का पद कहेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे कंडीशंस फॉर द गवर्नर्स ऑफिस। कंडीशंस फॉर द गवर्नर्स ऑफिस, राज्यपाल कार्यालय की शर्तें। कंडीशंस फॉर द गवर्नर्स ऑफिस, राज्यपाल कार्यालय की शर्तें। सबसे पहला लिखेंगे ही कैन नेवर बी द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, वह राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ही कैन नेवर बी द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, वह संसद के किसी भी सदन का वह राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। बिल्कुल वही चीज जो हमने राष्ट्रपति के लिए कही थी। भाई हमने कहा था राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए ना ही राज्यसभा का, तो इसी तरीके से जो राज्यपाल है वो ना तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए और ना ही विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। लिखेंगे ड्यूरिंग हिज टर्म, कार्यकाल के दौरान, ड्यूरिंग हिज टर्म या कार्यकाल के दौरान। ही कैन नॉट अटेन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, कार्यकाल के दौरान वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। कार्यकाल के दौरान वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। अगला लिखेंगे आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड हिज सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, नियुक्ति के पश्चात इसके वेतन एवं भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। नियुक्ति के पश्चात इसके वेतन एवं भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट लिखेंगे ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर अ गवर्नमेंट रेजिडेंस एंड ट्रैवल अलाउंस। लिखेंगे वह
एक सरकारी आवास एवं वह एक सरकारी आवास एवं यात्रा भत्ते का भोगी होगा। वह एक सरकारी आवास एवं यात्रा भत्ते का भोगी होगा। ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर अ गवर्नमेंट रेजिडेंस एंड ट्रेवल अलाउंस। नेक्स्ट आर्टिकल 159 जिसमें है ओथ टू द गवर्नर या राज्यपाल को शपथ। ओथ टू द गवर्नर या राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा? बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लिखेंगे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल वैसे ही जैसे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस से शपथ दिलवाता है, तो राज्यपाल को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या दिलवाएगा? शपथ दिलवाएगा। ओथ टू द गवर्नर या राज्यपाल को शपथ जो दिलवाई जाती है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर कोई पहले राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य रह चुका हो तो क्या वह राज्यपाल बन सकता? भाई रह चुका है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वर्तमान में नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात है। जी तो ये वो मुख्य अनुच्छेद हैं जो आपको याद करने हैं। किसके लिए? राज्यपाल के लिए। चलिए आज की कहानी को हम यहीं पर रोकेंगे, कल आपसे